जय गुरुदेव दीदी। हाँ, हमने अभी तक 5 दिनों के सेशन में बहुत सब देखा और आज दीदी ने, रानी दीदी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे प्रसंग जो हमारे साथ अच्छे नहीं हुए हैं उसमें से आपको क्या चीज डिलीट कर देना है और क्या रखना है। जो खराब है उसे भूल जाओ और उसमें कुछ लर्निंग मिली है उसको लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो ये बहुत ही अच्छा शुरुआत की दीदी ने। दीदी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा उन्होंने। और हम आज अपना 5वां सेशन चालू कर रहे हैं, सॉरी 6वां, लास्ट है आज का। तो इसमें कल हमने देखा कि कैसे हम किसी भी चीज का एंकर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये भी जाना कि एक मैंने स्टोरी शेयर करी थी आपके साथ में डॉक्टर इवान पाव्लो की। मैं 2 मिनट में उसको शॉर्ट में फिर से शेयर करती हूँ कि जब डॉक्टर इवान पाव्लो ने कुत्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने कुत्तों के और मीट के बीच में एक हड्डा लेने जाली रख दी थी। और जैसे ही कुत्तों के मुंह से वो मीट देख के लार निकलने लगती थी, वो अपने भूख को एंजॉय करते थे, वैसे ही इवान पाव्लो बेल बजा देते थे। लेकिन थोड़े दिनों बाद उनको इसकी आदत बना दी कि घंटी उन्होंने बजाई और वो सलाइवा सिक्रीट करते थे मीट को देख के। एक दिन उन्होंने मीट बहुत सारा खिलाया कुत्तों को, इवन कुत्तों ने मीट बच भी गया और वो जाके सो गए। और उसी समय उन्होंने फिर से बेल बजाई तो कुत्ते उठे और फिर से सलाइवा सिक्रीट करने लगे। उनके मुंह से ऐसे लार टपक रही थी जैसे कि वो बहुत भूखे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो उस घंटी की आवाज से एंकर हो गए थे। कब? जब उनको बहुत तेज भूख लगी थी। तो हमने यही देखा कि जब हम किसी भी स्टेट की पीक पे होते हैं, जैसे कुत्ते भूख की पीक पे थे और उसी समय उन्होंने बैल की आवाज सुनी, तो उनकी भूख की स्टेट से वो बैल की आवाज एंकर हो गई। तो इसको हमने एंकरिंग के रूप में देखा। और आगे इसी को और आगे हम यदि बढ़ाना चाहते हैं, एंकर को हम अपने डिसीज से कैसे देख के और समझ सकते हैं, इसके लिए हम आपको आज एक और स्टोरी से रूबरू कराने वाले हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अर्डर 1971 के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। कॉलेज का नाम है रॉचेस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन। तो उन्होंने कुछ कुत्तों को, सफेद कुत्तों, सॉरी ये चूहों को लिया और उनको स्वीट वाटर पिलाया, यानी पानी में शक्कर घोली और वो पानी उनको पीने दिया। तो जैसे ही वो पानी पीते थे तो डॉक्टर अर्डर की टीम उनको एक इंजेक्शन लगा देती थी। उस इंजेक्शन का नाम था साइक्लोफोस्फामाइड। तो जैसे वो इंजेक्शन लगा और उन्होंने उसी समय पानी पिया, तो थोड़ी देर बाद देखा कि जो साइक्लोफोस्फामाइड इंजेक्शन था ना, वो उन चूहों की आंतों में जाके ऐंठन पैदा कर देता था और वो वोमिट करते थे। तो चूहों को वो वोमिटिंग की स्टेट पे, जब पीक पे थी उस समय पानी पिया तो वो वोमिट करते थे। मतलब ये कि जैसे ही वो बाद में उनको इंजेक्शन नहीं लगाया गया, लेकिन जैसे ही वो चूहे पानी पीते थे शक्कर का और वो वोमिट कर देते थे। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने काफी दिन तक चालू रखा। फिर एक दिन देखा कि अचानक चूहे मरने लगे हैं। तो उन्हें बोला कि ये क्यों चूहे मर रहे हैं, अब तो इनको शुगर वाटर भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन पता चला कि उनकी जो इम्यूनिटी थी वो वीक हो रही थी। और क्यों वीक हो रही थी वो भी समझ में नहीं आया। तो क्योंकि वो चूहे सारे चूहों के साथ नहीं खाना खा रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि ये चूहे, इनको और एनालिसिस किया गया कि जो मर रहे थे चूहे उनका पोस्टमार्टम किया गया और उनको फिर पता चला कि जो ये साइक्लोफोस्फामाइड था, ये इंजेक्शन अकेले उनको वोमिट नहीं करा रहा था बल्कि उनकी इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर रहा था। यानी इंजेक्शन से 2 चीजें होने लगी थी। एक तो वो शुगर वाटर के वजह से एंकर हो रहे थे और दूसरा उनकी इम्यूनिटी भी सप्रेस हो रही थी। तो 2 चीजों का कारण बन गया था इंजेक्शन, वोमिटिंग का और इम्यूनिटी सप्रेसर का। तो उनको भी फिर भी लगा कि जब अभी तो उनको इंजेक्शन भी नहीं लगाया जा रहा,
लेकिन वो शुगर वाटर के एंकर की वजह से वोमिट करते और उनको उनकी इम्यूनिटी भी डाउन होने लगती और धीरे धीरे चूहे मरने लगे। और वही इम्यूनिटी सप्रेसर, आज कहने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन वही इम्यूनिटी सप्रेसर दवाइयां हम रोजाना खा रहे हैं, स्टेरॉइड के रूप में, एंटी एलर्जिक के रूप में और कफ सिरप के रूप में। तो ये कितना हम अपने साथ में गलत करते हैं, जबकि यदि एनएलपी के थ्रू आप एंकरिंग के थ्रू ये समझ जाएं कि हमको अपने आप को स्टेट को कैसे चेंज करना है या उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है और वहां से हमें उसको ब्रेक करना है। फिर ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें दो चीजों का एक ही इंजेक्शन का उसका कारण पता, यहाँ से डॉक्टर्स को एक ब्रेक थ्रू मिला कि बीमारियों की जड़ वो इंजेक्शन था, लेकिन चूहों को क्या लगा, मीठा शरबत पीने से हो रहे हैं। तो इससे वो उन्होंने जब इंजेक्शन लगाना भी बंद किया, लेकिन फिर भी चूहे उस वाटर के एंकर थे। यहाँ तक यदि आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज चैट पे मुझे थम्स अप करके बताएं या यस नो करके बताएं, क्योंकि इसके आगे का जो अभी ये तो आपको टेक्निकल स्टोरी जैसा बताया, पर इसका जब एग्जाम्पल बताएंगे तो वो और क्लियर होगा। क्लियर हुआ ना यहाँ पे? यस। क्लियर हो रहा है ना ये चीज की हमने कैसे वो दो एक्सपेरिमेंट को एक साथ जोड़ा है कि पहले एंकरिंग और फिर पीएनआई। पीएनआई इसको जब एक्सपेरिमेंट को एक स्क्रीन में मैं एक और बताती हूँ आपको। ये देखिए चूहे स्वीट वाटर रखा है इनके पास में और उसी समय इनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है और ये साइक्लोफॉस्फामाइड इंजेक्शन है और ये दो चीजों का कारण बन रहा है, एक तो वोमिटिंग का और इम्यूनिटी सप्रेसर का। और ये यहीं से यहाँ पे इसको पीएनआई क्यों बोला गया, साइक्लो न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइक्लो मीन्स हमारा माइंड और न्यूरो मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम से जो न्यूरोपेप्टाइड होते हैं वो मैसेंजर का काम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को जाके मैसेज देते हैं, पोस्टमैन का काम करते हैं और इम्यूनिटी को जाके मैसेज देते हैं और इम्यूनिटी फिर या तो सप्रेस होगी या ओवर रिएक्ट होगी या कंफ्यूजन होगी। ये चीज हमने आपको टाइगर में 2 बार पहले हम लोग रिपीट कर चुके हैं कि जब भी इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो या ओवर रिएक्ट होगी या कंफ्यूज होगी या सप्रेस होगी। तो यहीं से ये पता चला कि मान लीजिए एक जो इवेंट हुई थी, मतलब घटना घटी थी जब हमने स्टेट में देखा था E1 और E2 को, और उसको और सहज लेवल में सहज हम ये लेते हैं कि मान लीजिए आज कोई आपने न्यूज देख रहे हैं और उस समय आप बहुत घबराए हुए हैं या बहुत डरे हुए हैं अंदर से, और उसी समय पे आपने अपना खाना खाया, मान लीजिए आपने गेहूं की चपाती खा ली और आपको लगा कि चपाती खाने से एलर्जी हो रही है, जबकि हुआ क्या है कि जो आपका फियर की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ है, उसकी वजह आपका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है और गेहूं से चपाती का उसका रीजन बन रहा है। मतलब डर और डर के बाद में इम्यून सिस्टम वीक होना या ओवर रिएक्ट करना, और उस ओवर रिएक्शन के टाइम पे जब हमने गेहूं की चपाती खाई वो एलर्जी का कारण बन गई। तो जनरली जब हम मेडिकल उसमें जाते हैं तो एलर्जी की कोई भी दवाई नहीं दी जाती है, सीधे नींद आ जाए पेशेंट को, वैसा सब कुछ रहता है। तो थोड़े दिन बाद आदमी को लगता है कि शायद एलर्जी ठीक हो रही, मगर वो एलर्जी की लिस्ट हर 6 महीने में बढ़ती जाती है और इसमें एनएलपी में उस एलर्जी का इलाज बहुत आसानी से होता है। और यदि एक और यदि एक्सपेरिमेंट आपको बताएं कि जैसे आप कंफ्यूज हैं या कहीं पे गए हुए हैं और वहां पे उस समय आप कुछ
डिप्रेशन में थे, अवसाद की स्थिति में थे, ठीक है ना। उस समय अवसाद की स्थिति मतलब क्या हो गई, हमारी अनरिसोर्सफुल स्टेट हो गई। इस अनरिसोर्सफुल स्टेट में आपको रिकॉर्डिंग चल रही है, इस अनरिसोर्सफुल स्टेट में हमारी जो इम्यून सिस्टम था वो था डाउन, ठीक है ना, और ओवर रिएक्ट हो रहा था। उसी समय यदि आप डस्ट में चले गए तो हम बोलते हैं हमको डस्ट से एलर्जी है, जबकि यदि डस्ट से एलर्जी होती तो हमें भी होती और बाकी लोगों को भी होती। लेकिन कुछ लोगों को क्यों होती है, क्योंकि जब उनकी इम्यूनिटी वीक होती है तब वो डस्ट वाले एरिया में जाते हैं और उनको लगता है कि उनको डस्ट से एलर्जी है। तो ये साइंस ऑफ फॉलिंग सिक एट PNI, ये बहुत ही मेडिकल साइंस में पता चला उनको कि 2 रीजन हो रहे हैं एंकरिंग के और PNI से, है ना। कहाँ से भाई, 1 मिनट, ये अभी बंद करना। अब बताइए PNI और एंकरिंग को कैसे समझे। ये अब आपको बताइए समझ में, चैट में है मैसेजेस, ओके। चैट करके मुझे बताइए कि एंकरिंग और PNI को आपने कहाँ तक समझा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत जो थायराइड है, शुगर है, उसके होने का कारण भी इससे ही रिलेटेड है। जब भी मूड स्विंग होंगे, जब भी मूड स्विंग होंगे तो आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, और उस समय पे आपने कोई सीरियल देखा है, मान लीजिए एकता कपूर का सीरियल चल रहा है, और उसी समय पे आपको आपके पड़ोसी ने या रिश्तेदार ने आके बता दिया कि नहीं ये इस समय पे ऐसा होता है, वो होता है, ये होता है, आप बहुत घबराए हुए हो, तो वो एंकर हो जाता है फियर उस सिचुएशन से। तो जब भी आप वो सीरियल देखने आओगे तो आपको डर लगने लगेगा कि यार पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एंकरिंग, और वो उसी समय आपने वहां बैठे कुछ खा लिया तो वो आपके एलर्जी का कारण बन जाता है। तो जब भी जैसे आपने यदि बनाना खाया वो टाइम पे, जबकि आपकी इम्यूनिटी ओवर रिएक्ट हो रही थी, तो आप कहते हो कि हमको बनाना से एलर्जी हो गई, जबकि हम समझ रहे हैं कि एलर्जी बनाना से नहीं हुई है या केले से खाने से एलर्जी नहीं हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट को आपको और किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग चैट पे एक बार मुझे बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मेरी साउंड आ रही है ना? जी दीदी क्लियर है। दीदी एलर्जी का देखना, आपने जैसे पूछा कि सन हीट की एलर्जी को कैसे हम ये करेंगे, तो वो आप पूरा मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम, मतलब उससे आपको हो क्या रहा है सन हीट में। कुछ यदि बॉडी पे कुछ हो रहा है तो वो अलग उसका ट्रीटमेंट रहेगा, और यदि कुछ आपको विजुअल साउंड पड़े होंगे उसका अलग ये होगा। हाँ, ये जो आप बता रहे हैं कि आपको रेड रैशेस आते हैं, तो ये तो आपकी इससे भी रिलेटेड है, ये एंकरिंग नहीं है, ये एंकरिंग नहीं है। एंकरिंग के लिए ये, जैसे मैंने पहले उदाहरण बताया आपको कि आप यदि गए, ऐसे समझो, हाँ आपको बहुत तेज भूख लगी थी, उस समय पे आप मैकडोनल्ड्स के सामने से निकल रहे थे एक दिन, और वहां जाके आपने खाना खाया और वहां का एटमॉस्फेयर देखा, वहां कुछ म्यूजिक चल रहा था वो देखा सुना, और जब दोबारा आप वहां से निकले, लेकिन उस समय आप खाना खा के घर से गए थे, लेकिन वहां की खुशबू और वहां का जो लोगो देख के आपको फिर लगता है ना चलो यार खाते हैं, एक बर्गर और हो जाए,
वो है 5th मंथ में अभी। मुझे लगता है जो दीदी प्रश्नोत्तर बाद में लेंगे हम लोग आखिरी में। हाँ दीदी, हाँ जमा होने दो प्रश्न। ओके ओके। तो इस तरीके से हमने आज ये चीज समझी। और एक बहुत ही सरल टेक्निक ये है कि जब भी आप तनाव में होते हो, जैसे कुछ न्यूज सुनी, किसी अपने नियर डियर के बारे में कुछ सुना और हम लोग घबरा जाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो मैसेज लेता है, इतना जल्दी स्पीड से वो मैसेज लेता है कि हमें पता नहीं चल पाता। लेकिन यदि आपको ये टेक्निक पता चल जाए तो आप उसके पैटर्न को बनने नहीं दोगे माइंड में और उससे निजात पालोगे। कैसे कि जब किसी ने आपसे बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कभी मान लीजिए ऑटो में जा रहे थे तो अपना बैग भूल गए, वहीं पे ऑटो में छूट गया, तो एक कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग, अरे उसमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट काम के कागजात थे, पैसे थे कुछ, तो वो घबराहट हो गई। तो उस समय हमारा कभी बीपी भी शूट होने लगता है, या कोई ऐसी घटना रहती है पुरानी, उसके वजह से कुछ होने लगता है। तो उस समय हमको क्या करना है, वो घटना घट गई और उसके बाद में हमें पता चला कि ये घटना हमें हमारे मतलब हमको हमारी नींद में उड़ जाती है, वो हमें बाद में पता चलता है। तो उस समय आपको क्या करना है कि जो हमने एमिगडाला वाला आपको बताया था कि एमिगडाला टाइगर का बताया था कि एमिगडाला यहाँ पे है और उन्होंने जो चीज सेंस करी वो हमारे हाइपोथैलेमस में जाती है। तो यदि हम हाइपोथैलेमस में पहुंचने के पहले अपने एमिगडाला को बता दें कि ऑल इज वेल, तो माइंड उसको रिजॉल्व कर देता है और उस इश्यू को रिजॉल्व मानता है। लेकिन यदि हमने उसको ओके नहीं किया तो माइंड उसको एक इश्यू समझ के माइंड अपने दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है और वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है और हमारे वो तकलीफ का कारण बनता है। तो यहाँ एमिगडाला पे आपको क्या करना है, ये दो सिचुएशन यहाँ पे सेंसर है। तो यहाँ पे हमें या तो दो फनी एक्टर ले लो आप, या दो ले लो रामू श्यामू ले लो, या मोटू पतलू ले लो। उनको यहाँ पे इमेजिन करना है, मतलब जहां हमारे सेंसर है, इनको यहाँ इमेजिन करिए और उनको खूब हंसाइए, इतना हंसाइए मतलब आपको इमेजिनेशन में ये लगना चाहिए वो बहुत हंस रहे हैं। आप बोल रहे हो मेरा बैग चोरी हो गया और वो लगे हैं हंसने, हा 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 हा, और बिल्कुल जमीन पे हंस रहे हैं, लोट पोट हो जा रहे हैं, इतना हंस रहे हैं। ये आपके इमेजिनेशन में चल रहा है। और देखिए और हंस रहे हैं, आप बोल रहे नहीं आज मेरी बाइक चोरी चली गई, वो तो भी हंसे जा रहे हैं। मतलब जो हमारे स्कूल कॉलेज टाइम में होता था ना कि कभी हम बोलते थे हमारा ये सामान नहीं मिल रहा है, ये चोरी हो गया, तो हमारे दोस्त हमारे पर हंसते थे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वही काम हमें अपने एमिगडाला से कराना है। इसको बोलते हैं हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को चकमा देना, आउट स्मार्ट बनना। तो जब आप इनको एक इमेजिनेशन दे देते हो, इनको इमेज देते हो मोटू पतलू को, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो जो उसमें पैटर्न पढ़ना थे टेंशन के, नींद नहीं आने के, जो मेमोरी में जाना था वो नहीं जा पाता, वो ब्रेक लग जाता है और अमिगडाला यहाँ से हाइपोथैलेमस को क्या मैसेज भेज देता है, ऑल इज वेल। तो ये बहुत आसान तरीका है, जब भी कोई भी तनाव आए, आपको किसी भी प्रकार का तनाव आए, तो अपने अमिगडाला को पिक्चर में बनाइए, उनको मोटू पतलू बना के उनको खूब हंसाइए। तो कोई भी टेंशन, मतलब हमारा माइंड वही परसीव कर रहा है जो हम उसको दिखा रहे हैं। लेकिन जब हमको मालूम नहीं था और हमने बोला हमारा ये सामान चोरी हो गया, तो उसने वो परसीव कर लिया और रातों की नींद खराब कर दी। लेकिन यदि आपने ये बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है, अरे हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, 10 बार 20 बार यहाँ पे उसको इमेजिन करके हंसा दीजिए, तो जो परसेप्शन चिंता वाले बने थे, जो परसेप्शन स्ट्रेस वाले बने थे, वो वहां से डिलीट हो जाएंगे। डिलीट क्यों होंगे? क्योंकि आपने उसको पावरलेस कर दिया है। ये है हमारा एक स्ट्रेस में जो था उसके लिए। और यदि एक दूसरी अपनी टेक्निक है कि जैसे कल हमने आपको बताया कि एंकर कैसे बनता है, अब आपको एक पॉजिटिव एंकर, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एंकर बताते हैं कि कभी आप अपने पास की स्वीट मेमोरीज में जाइए। सर ने आप लोगों को बोला है कि आपके रेफरेंस लिखिए, वो इसीलिए बोला है। आप लोगों ने कितने लिखे हैं वो चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, किसने कितने अपने रेफरेंसेस लिखे हैं, पॉजिटिव रेफरेंसेस।
जैसे बोलते ना कि हम अपने किचन में जो काम की चीजें रहती है उन्हीं को आगे रखेंगे, जो काम की नहीं है वो पीछे खिसक जाती हैं। तो हमें अपने वो जो पास पेनफुल मेमोरीज है उनको पीछे करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने रेफरेंसेस को याद करो, और इन्हीं रेफरेंसेस को बोला जाता है कि ये हमारी लाइफ के फैब्रिक हैं या हमारे गार्डन के फ्लावर हैं। इतने हाँ दीदी, रिकॉर्डिंग हो तो रही है, अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जैसे आपने अपने स्वीट मेमोरीज को याद किया और याद करते रहिए, खूब याद करिए, करीब 3 मिनट तक उनको याद करिए और याद करते करते बिल्कुल खो जाइए, जैसे मानो अभी घट रही है वो, जो आपने उस समय ड्रेस पहनी थी, जो आपने उस समय डायलॉग सुने थे, जो आपने उस समय किसी को फील किया था, किसी का टच याद होगा, किसी का हग याद होगा, कोई बुके दे रहा होगा उस समय, वो याद होगा। वो चीजें याद करिए, साथ में अपने आप को वहां पे देखिए उस पिक्चर में। हम लोग हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं चीजों को महत्व देता है जिसमें ये 5 चीजें होना चाहिए। कलर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, मूवी होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए और आई होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, आई होना चाहिए। तो जब भी आप अपने आप को हंसा रहे हो स्वीट मेमोरीज में ले जाके, तो ये सारी चीजें आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लो और खूब देर तक हंसते रहो, और हंसते हंसते आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ और अपना खिलखिलाता हुआ चेहरा देख लो। तो ये चेहरा आपके लिए एंकर हो जाएगा। मतलब अभी इसमें कोई टैबलेट की जरूरत नहीं है, ये स्माइल टैबलेट हो जाएगी आपके लिए। तो जब भी आपको कभी कहीं गुस्सा आ रहा है, कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, कुछ अनइजीनेस लग रहा है, कभी आपको वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, कभी आपको घबराहट हो रही है, जो इन सब इस टाइम पे ज्यादा होती है, या कभी आपको ऐसा लग रहा है कि बेचैनी जैसा हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है, अरे जाके 2 मिनट के लिए अपना चेहरा देख लीजिए और हंस दीजिए फिर एक बार। तो माइंड को ये लगने लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। क्या चीज दीदी रिपीट करने बोल रहे हैं? अभी मैंने आपको 2 चीजें बताई, एक तो स्ट्रेस में है तो क्या करना है, और दूसरा अपना फेस। अच्छा, 5 चीजें। पहला है कलर। जैसे अभी आप जिस कलर में ड्रेस आपने, यदि आप अभी आप याद मेरे साथ करो कि कोई अपनी स्वीट मेमोरीज को याद करो, उस समय क्या कलर पहने थे ड्रेस का वो देखो, उस समय आपने किसी से बात की थी तो वो डायलॉग याद है क्या, वो याद करो, और वो मूवी होना चाहिए, पैनोरमिक होना चाहिए, और उसमें आप होना जरूरी है। देखिए, कभी भी आप एल्बम खोलोगे तो पलटाओगे एल्बम, और जहां पे आपकी फोटो आएगी वहां पे आप रुकते हो, लेकिन बाकी फोटो में जहां आप नहीं हो उसको आप पलटा देते हो। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। और कुछ यदि उसमें यूनिकनेस डाल दिया, जैसे मान लीजिए आज मैं मार्केट गई और वहां पे बहुत सारे लोगों को देखा, कोई याद नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है, उसकी नाक बहुत लंबी थी और सींग थे, तो 10 साल बाद भी वो कैरेक्टर याद रहेगा माइंड को कि उस दिन वहां गए थे तो वो व्यक्ति ऐसा दिखा था। तो जब भी हम यूनिकनेस डालेंगे, अपने आई को इंक्लूड करेंगे और कलर डालेंगे, मूविंग करेंगे, ऑडियो डाल देंगे, तो वो चीज हमारी मेमोरी में बन जाएगी। तो ये एनएलपी का सबसे ज्यादा सीक्रेट यही है, ये 5 चीजें ही हैं जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे काबू में आता है। वो बोल रहे हैं ना कि घोड़े की लगाम कहाँ है, इसी 5 चीजों के पास में घोड़े की लगाम है। और धीरे धीरे क्या होगा, जिस चीज के प्रति हम कॉन्शियस हैं, मीन्स जो वातावरण में कुछ हो रहा है, सोसाइटी में कुछ हो रहा है, हम उसके लिए बहुत जल्दी, यार मुझे किसी ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसके लिए हम तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं। और जो चीज हम जिसके प्रति अनकॉन्शियस है, मीन्स हमारी ब्रीदिंग, हमारा पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन का फंक्शन कैसे चल रहा है, उसके लिए हम अवेयर नहीं, हमारा दिल धड़क रहा है हमें मालूम नहीं, कॉन्शियसली मालूम है इतने बार धड़कता है, लेकिन आज हम उसको हर घड़ी महसूस नहीं कर रहे, फिर भी वो धड़क रहा है। जिस दिन उसने बंद कर दिया धड़कने दी, मेरा दिल अभी धड़क रहा है
पर मुझे मालूम नहीं है। मालूम कब पड़ेगा? जब तक तो RIP हो जाएगा, है ना। तो ये जिस चीजों के प्रति हम अनकॉन्शियस हैं, उसके प्रति हमें कॉन्शियस होना है। और जिन चीजों के प्रति हम कॉन्शियस होते जा रहे हैं, गुस्से के प्रति, स्ट्रेस के, एंजाइटी के प्रति, उसके प्रति अनकॉन्शियस होना है। और वही सारी टेक्निक्स आपको NLP के थ्रू 5 दिनों से बताई जा रही हैं, जिसमें आपको साउंड को भी कंट्रोल करना बताया, फिर बबल से बताया, हर्ट किसी से वो कैसे करना है, फिर आपको एंकरिंग से बताया, आज PNI से भी बताया। और PNI में आपको तनाव को कैसे कंट्रोल, ये एंकरिंग से तनाव कैसे कंट्रोल करना है। और मतलब आप ये लिख लो अपने लाइफ स्टाइल में, ये बिल्कुल यूज करो, इसके इतने यूज तो हो जाओ। मुझे आजकल घर में टोका जाता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है तो कुछ असर नहीं पड़ता आपके ऊपर। अरे मालूम है ना, यदि उस पर असर पड़ा चेहरे पे, ये क्या हो गया, यदि मैंने ऐसा करा तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा कि कुछ बाहर गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि हमने आपको स्टेट में बताया कि जो हमारे चेहरे पे 80 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, इनका जो रिएक्शन होता है उससे माइंड को मालूम पड़ता है। ये सर ने आपको एज इफ के फॉर्मूले में भी अच्छे से बताया है कि जब आप डाउन करके बैठे हो तो आपको कौन सी मेमोरीज याद आ रही हैं, और चेहरा लटका है, अगर लेफ्ट साइड पे ऐसा मुंह डाल के बैठ गए तो 4 लोग हमको मिलके बोल देंगे आज तुम्हारा मूड ऑफ है, क्या हो गया। कोई हमारे पास रीजन ही नहीं है उसको ठीक करने का। तो क्या बताया सर ने कि आप आपका चेहरा थोड़ा सा आसमान की तरफ करो, चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल लेके आओ। नहीं आ रही है स्माइल तो भी नकली वाली लेके आओ, जब आप तनाव में हैं तब का बता रही हूँ। और दिन में 2-4 बार ये भी करोगे भी तो आपके स्ट्रेस सारे चले जाएंगे, और उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स एड्रिनल और कॉर्टिसोल है वो निकलना बंद हो जाएंगे, और फील गुड हार्मोन्स निकलेंगे जो आपके ब्रेन सेल्स को जाके रेंज करते हैं, और वहां से ऑटोमेटिक आपकी स्टेट चेंज होती है, और बेबी को भी हैप्पी हार्मोन्स मिलेंगे। मतलब पूरी बात अभी घूम फिर के आ रही है, आपको हर समय खुश रहना है। तो जब आप ये मसल्स हमारी जो बोलती है ना, या फेस के एक्सप्रेशन, पहला आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, जो बैकबोन है जैसे स्ट्रेट होती है माइंड को मैसेज आता है समथिंग इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड है आपकी ब्रीदिंग, सेलो ब्रीदिंग हो जाती है जब आप भापते हैं, लेकिन आप रिलैक्स बैठे हो ना तो आपकी ब्रीदिंग डीप रहती है। तो जब भी आप तनाव में आएंगे तो उसमें आपको इससे रिलीफ मिलेगा। तीसरा आपका फेस का एक्सप्रेशन, कभी कभी यदि आप बहुत तनाव में हैं, आपके पास पेन रखा है, मैं सारी छोटी छोटी जो टिप्स है इसमें इंक्लूड करते जा रही हूँ, आप चाहिए तो नोट डाउन करो। जैसे आप बहुत मुंह ऐसा आपका उदास है, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो थोड़ा चेहरा ऊपर करो और ये पेन जैसी चीज कुछ भी लेके 5 मिनट तक आप ऐसे बैठ जाओ। तो जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा, सब ठीक ठाक। कितना इजी है और कमाल के रिजल्ट मिल रहे हैं इनमें लोगों को। अभी जब हम लोग बाहर निकलते हैं ये कोरोना काल में, 2-4 न्यूज सुन के आदमी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है उनको, वो ये नहीं जान रहा है कि वो खुद भी इसका शिकार होते जा रहा है। तो जैसे बोलते हैं ना कि सुबह उठ के इन सब चीजों को उपयोग करो ही नहीं, ना सोशल मीडिया के पास जाओ, ना न्यूज़पेपर पढ़ो, ना मोबाइल उठाओ। सबसे पहले आप अपने आप को 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड स्वीट मेमोरीज को याद करके और हंसो, और हंसी चेहरे पे आ जाए कि जैसे वो घटना अभी घट रही। बहुत आसान है ये सब करना, मतलब कर अभी भी रहे होंगे पर फीलिंग्स आने लगेंगी जिस दिन आपको, तो आपके वो फील गुड हार्मोन्स अपने आप निकलेंगे, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। फिर आपको कभी ये नहीं लगेगा कि उसका चेहरा देखा तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि आपको मालूम है यदि चेहरा देखने के बाद गुस्सा आया भी है तो क्या करना है, माइंड को कैसे बताना है, नहीं बाबा मैं गुस्सा नहीं हूँ, इससे मैं खुश हूँ। तो आप तो लेट गो करना सीख ही रहे हो, आपका बेबी भी सीख रहा है, जो हम इस एज में सीख पाए हैं लेट गो करना। और मालूम नहीं जब आपसे जब मिलेंगे तब आप लोग बताओगे कि मैं कितना लेट गो कर पाती हूँ। अपनी तारीफ करना ठीक नहीं है, पर बता रहे लेट गो करना यदि आपने अभी इस स्टेज पे सीखा तो बेबी भी सीख रहा है। और 3 चीजें ही बस महत्वपूर्ण हैं। पहले आप सुबह उठ के अपने आप को खुश कर लेते हो और हंसते हो, उसके बाद आपको जितने लोग याद आ रहे हैं उनको सबको थैंक यू बोल दो।
तो फिर वो हार्मोन्स अपने आप काम करने लगेगा। तीसरा, जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा था, चाहे घर में सासू माँ हो, हस्बैंड हो, या आपके भाई हो, बहन, कोई भी हो, एनीबॉडी, या कोई फ्रेंड हो, कोई मेड हो, कुक हो, कोई भी जो आपको गुस्सा दिलाता है ना, उसको 2 मिनट के लिए फॉरगिव कर दो कि भाई कोई बात नहीं, तुमने ऐसा किया था ना हमें से। आप जब उसके सामने जाके फॉरगिव करोगे ना, तो आपको ईगो हर्ट होता है, अरे वाह ये तो मुझसे छोटा है और मैं कैसे से माफी मांगू। नहीं नहीं, आप मन में सुबह उठ के और एक बार रात में सोते समय, ये अपने गायत्री परिवार में आत्मबोध की साधना और तत्वबोध की साधना में भी बताया जाता है। तरीका सब वही है, हमने भाषा चेंज कर दी, नया पैजामा पहना दिया तो लग रहा है कि एनएलपी है कुछ, लेकिन गुरुदेव का इतना बड़ा वांग्मय है। मैंने कल शो भी किया था अपने इस पे कि उसमें 83 पेज वाला, तो अपना 83 नंबर का अवगुण संस्कार वन पीढ़ी से रिलेटेड है, पेरेंटिंग की इसमें, और चेतन अवचेतन मन पे भी पूरा वांग्मय है गुरुदेव का। मतलब हम आज पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमने ये जाना, लेकिन गुरुदेव ने आज से कितने साल पहले वो चीज हमें लिख के दे गए थे। वो शायद कोई दिन उनकी एक बुक भी पढ़ो, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, एक छोटी सी 10 या 12 पेज की किताब है, अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, उसमें पूरा एनएलपी को निचोड़ के डाला है सर गुरुदेव ने। 10-15 पेज की किताब है वो। आप इसलिए मत पढ़ो कि आप इस एज में हो तो कैसे आपको क्या करना है कि अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, लेकिन हर घड़ी उसमें ये दिया है अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। इसका अपने पास पीडीएफ भी है, यदि आप लोग को चाहिए होगा तो अपन इसमें दे सकते हैं। पर उसमें एक एक लाइन आप पढ़ोगे ना, तो वो एनएलपी जो मैं इस लैंग्वेज में बोल रही हूँ वो गुरुदेव की भाषा में है। उसी किताब से मैं इंस्पिरेशन, मतलब मुझे इंस्पायर हुई कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मुझे ये एनएलपी मिल गई। क्योंकि शांति कुंज में जाके उतना समय रह के वो सीख पाना और हो नहीं पा रहा था, और लॉकडाउन लग गया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब ये अच्छा मौका है कि एनएलपी को बोलने का अंदाज बस बदला है, बाकी चीजें वही हैं, सिर्फ वही हैं जो बुद्ध ने कहा है कि जैसे आप हो वैसे आप बन जाते हो। तो हंसते रहो तो हो जाओगे आप स्माइल जनरेटर बन जाओगे। हमारी आइडेंटिटी हमने क्या बना के रखी है कि सिर्फ हम माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं। इसके अलावा कभी आपने किसी 3 व्यक्ति को रोज सुबह उठ के कभी स्माइल पास करी है क्या, या किसी की लाइफ में वैल्यू एड करी है क्या? वैल्यू एडिटर बन जाओगे, स्माइल जनरेटर बन जाओगे। अपनी आइडेंटिटी हम खुद चेंज करने लगते हैं, और किसी दिन मुझे मौका मिलेगा तो फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो हमारा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है उसके थ्रू हम कैसे आम से खास बन सकते हैं। बहुत अच्छा है उसमें कि जब हम ये इस पे वर्क करते हैं ना कि अरे नहीं मेरे घर का वातावरण अच्छा नहीं है, या हम बोलेंगे कि नहीं मुझ में वो योग्यता नहीं है। ज्योति से सब उदाहरण, सब चीजों के उदाहरण मैं आपके सामने अपने आप को लेके बताती हूँ। मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी, सिर्फ नीचे सिर करके घर से बाहर जाना, इवन रोड पे ट्रक आ रहा है मुझे पता ही नहीं चलता था, लोग पूछते थे अरे साइड गुजा मर जाएगी ट्रक के नीचे आके। इस स्थिति में मैं घर से जाती थी और घर से वापस आती थी। अपनी आइडेंटिटी कुछ बनाई नहीं थी, लेकिन जब एक अवेयरनेस आई कि दूसरे जो सोसाइटी से हमें बमबारी मिल रही थी ना, अरे कलर कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, सासू माँ क्या बोलती थी आप सुनोगे तो हंसोगे, बोलती थी मेरा बेटा इतना प्यारा है, वो उसको तो न्यूज रीडर जैसी बहू मिलना थी। तो वो जो घर करके जाती है ना वो बातें, वो निकल नहीं रही थी। और हम सोचते हैं कि हमको बीपी हो रहा है, हमको शुगर हो रही है, नहीं वो कुछ भी, वो तो मेडिकल साइंस है, उसको तो नाम देना ही है, वो साइंस है, वो साइंस की लैंग्वेज है, और हमारी लैंग्वेज उसमें हम उसको बोल रहे हैं थिंकिंग पावर आप अच्छा कर लो आपका। तीसरा मैंने आपको पहला बताया ग्रेटिट्यूड, दूसरा आपको फॉरगिवनेस करना, और तीसरा है अनकंडीशनल लव। जैसे पहले आपने अपना चेहरा एंकर किया है ना और हंस रहे हो, फूले नहीं समा रहे हो, आपको इतनी खुशी हो रही है अपना किसी की मूवमेंट को याद करके, और आपने उस समय अपना चेहरा मिरर में देख लिया तो चेहरा एंकर हो गया। तो ये हो गया सेल्फ लव। जब तक हम अपने आप को लव नहीं करेंगे हम किसी को लव नहीं दे सकते, किसी को भी। मतलब यदि हमारे अंदर किसी के प्रति ज्वेलेसी भरी है,
किसी के प्रति बदले की भावना भरी है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम किसी से रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे? कभी नहीं। हम भी अपने ईगो में रहेंगे, सामने वाला भी ईगो में रहेगा। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी को एनएलपी के साथ में ज्वाइन कर लिया और उसको इतना एंजॉय किया कि 1 साल पहले मेरे साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, 1.5 साल हो गए, लेकिन आज मैं अपने आप को, चेहरे को देख के कभी किसी को ये कंप्लेन नहीं करने देती कि उस तकलीफ के कारण तुम इतनी डिप्रेस हो। क्यों वो तकलीफ, और ऐसा नहीं है। उससे मुझे एक बात याद आई कि यदि आपके पास 1 चम्मच नमक है, ठीक है ना, उसको आपने 1 गिलास पानी में डाला तो आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन उसी 1 चम्मच नमक को आपने 1 बाल्टी पानी में डाल दिया, अभी भी आप उसको पीना नहीं चाहोगे। लेकिन उस 1 चम्मच नमक को ले जाके आप किसी झील में डाल के आओगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा। बताइए, पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा ना। तो जो ये एक चम्मच नमक है ना, ये हमारे लाइफ के चैलेंजेस हैं, ये हमारे सबकी प्रॉब्लम्स हैं। वो तो हमको उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, वो है एनएलपी। और बहुत छोटी छोटी और बहुत एंजॉइंग टिप्स हैं। मुझे मतलब ये लोग, आसपास के लोग भी मुझे बोलते हैं, अरे इतना चेंज कैसे है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं तो सिर्फ गुरुदेव को भजती हूँ और अपना, मतलब ऐसे आप, मेरे जो ड्रीम्स थे ना वो भी इतने इरिटेटिंग आते थे, क्योंकि दिन भर जो बम्बार्डिंग होती रहती है हमारे इनर वर्ल्ड में, मतलब जो हम दिमाग में चलता रहता है, वही सब कुछ एक प्लेटफॉर्म में रात में हमें दिख जाता था। और फिर सुबह से ये हो रहा, वो हो रहा, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। आप बोलोगे कि एक मैंने मतलब अचार खाना तो छोड़ ही दिया था, लेकिन जब एक पास पेनफुल मेमोरीज निकाली, तो मैंने पहले भी शेयर किया था, मैंने अपनी 4 चीजों पे कंट्रोल किया। 4 चीजों पे। पहले मेरे एसिडिटी ठीक हुई, क्योंकि एसिडिटी के लिए हम सब कुछ कर चुके थे। वो एंडोस्कोपी होती वो भी करा ली। उसके बाद में जब भी डॉक्टर के पास जाते, एक टैबलेट और बढ़ा दो, अभी एक तुमने 15 दिन ली ना, अभी 1 महीने ले लो। अरे कोई रीजन नहीं समझ में ही नहीं आता। वो जरूर कहते थे डॉक्टर भी कि तुम कोई स्ट्रेस लेके रखी हो, पर पता ही नहीं चलता था ना उस स्ट्रेस को रिजॉल्व कैसे करें। वो चीज हमें एनएलपी में सीखने मिली। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया और दीदी लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दीदी लोगों का, रानी दीदी का और उमा दीदी का। और अब मैं आप लोगों को एक फ्यूचर टाइमलाइन का प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक मेडिटेशन कराना चाहती हूँ। तो सब लोग, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लो। ये है, अभी जैसे हमने अपनी पास्ट को निकाल दिया, अब फ्यूचर को बिल्ड करना है। तो माइंड को यदि आपने खाली किया है, तो उसको कुछ भरने के लिए नया चाहिए। तो हम कुछ बेहतर इसमें डालने के लिए आपको ये बता रहे हैं। यही टेक्निक्स हैं हेमा दीदी, जो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ना, इन्हीं टेक्निक्स से मैंने अपने आप को बाहर निकाला। अभी आपको तो ये तो मैंने बता ही दिया कि मेमोरी कैसे बनती है, क्या 5 चीजें जरूरी हैं। तो जो ये मेडिटेशन हो रहा है, जब हम आपसे कहेंगे इमेजिनेशन में आप अपनी इमेज बनाइए, तो आपको खुद से उसमें कलर भी डालना है, कलरफुल भी देखना है, और साउंड भी सुनने को बोलूंगी कि कुछ सुनिए, तो आपको सुनाई देना चाहिए और फील करना है ना, आपकी पूरी बॉडी में वो चीज फीलिंग आना चाहिए। तो ये विजुअलाइजेशन आपको बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कर आप ही रहे हो, तो आई तो है ही इसमें। बाकी चीजें आप उसमें यूनिकनेस डालते जाओ और एंजॉय करते जाओ। जितना एंजॉय करोगे, आपके जो मतलब सिर्फ माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनको पता चलना चाहिए। उनको पता चलने के लिए लैंग्वेज उनकी यही है। तो उनको कुछ कलर दिखाओ, सुनाओ और ये करो। लेकिन यदि आपने फील नहीं किया, तो हमारे न्यूरॉन्स
मना कर देते हैं उसको एक्सेप्ट करने में। तो जब आपने यहाँ इतना टाइम दिया है और ये मेरे साथ कर रहे हो, तो प्लीज जो मैं कमांड देने वाली हूँ उनको आपको आत्मसात करना है, उन फीलिंग्स तक जाना है। और आपके बेबी के पास देखो इतने आसानी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होके आपकी बॉडी से जाने वाले हैं ना, तो आप बोलोगे वाह, आपको लगेगा ये मेडिटेशन करते रहना चाहिए। आइए हम इस मेडिटेशन से जुड़ते हैं। सभी आराम से हाँ, सभी आप आराम से बैठे हैं और जितना हो सके तो प्लीज वीडियो ऑन करिए। जितना आप फिजिकली जुड़ोगे उतना इसका आप फायदा ले सकते हो। सब आराम से बैठ जाएं। थोड़ा सा ये टाइम आगे जाएगा, चलेगा ना सबको? ठीक। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करिए। शरीर के किसी भी अंग पर दबाव डाले बगैर एकदम रिलैक्स होके बैठें। अपने दोनों हाथों को अपने वूम पे रख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले बेबी को आपके स्पर्श को महसूस कर सके। वो स्पर्श सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी स्किन ही सबसे बड़ा सेंसर है। जो जैसे भी रात में मच्छर काटता है तो आपको क्यों पता चलता है? क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसीलिए हम टच को महत्व देते हैं। तो अभी आपको मेडिटेशन के टाइम पे बेबी को टच करना है बूम पे, तो उसको ये कनेक्शन महसूस होगा, वो भी शुक्र अपने आप को महसूस करता है। आपको और आपको आपके बेबी को दोनों को रिलैक्स होना है। जब आप रिलैक्स होगे तो वो भी रिलैक्स होगा। अब आपको सांसों को लेना है और रिलैक्स होना है। रिलैक्स होइए और रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होते हुए अपना ध्यान पैरों पे लेके जाएं, उनको रिलैक्स होने दें। धीरे धीरे पीठ पे लेके जाएं अपना ध्यान, उसको रिलैक्स होने दें। और उसके बाद अपना ध्यान पेट पे लेके जाएं, जहां आपका बेबी बहुत रिलैक्स है, खुश है, हैप्पी है, वहां अपना ध्यान लेके जाएं। अपना ध्यान अभी छाती पे लेके आए, गले में, माथे पर, सिर पर, सभी अंगों को रिलैक्स होने दें। अब मेरे सजेशन को पूरे वॉल्यूम के साथ में आपको 10 टाइम रिपीट करना है। मैं और मेरा बेबी या लिटिल एंजल स्वस्थ हैं, खुश हैं, शांत हैं। अपने ही मन में बार बार रिपीट कीजिए, मैं और मेरा बेबी, मेरा लिटिल एंजल स्वस्थ है, शांत है और खुश है। ये सजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके और आपके नन्हे फरिश्ते के स्वस्थ होने के यकीन को और मजबूत करेंगे। और आपके सबकॉन्शियस माइंड के ये पावरफुल सजेशन रियलिटी में बदलेंगे। और आप चाहते भी यही हो कि आपका बेबी खुश हो और शांत हो। तो जब हम उनको उसका वैसे सजेशन दे रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी में बदलेगा। और इन सजेशन को आप अपने मस्तिष्क में दोहराएं। मैं और मेरा नन्हा शिशु स्वस्थ, शांत और खुश है। अपने शिशु का चमकता हुआ चेहरा, खूबसूरत आंखें, अपनी छवि को कलरफुल बनाइए। उसकी छवि को कलरफुल देखिए, बिग बनाइए, बड़ा बनाइए, आकर्षक बनाइए। और इन सबको अपने मस्तिष्क में देखिए भी, सुनिए भी और महसूस भी करिए। मैं और मेरा शिशु शांत हैं, खुश हैं।
अपनी इस छवि को अपने मेंटल मानस पटल पे, मेंटल स्क्रीन पर लेके आइए। आई एम फिजिकल फिट एंड मेंटली रिलैक्स्ड। आई एम फिजिकल फिट एंड मेंटली रिलैक्स्ड। दोहराइए इसको और इन संवेदनाओं को कोई कलर दीजिए, इन संवेदनाओं को कोई कलर दीजिए और ये रंगीन संवेदनाएं आपके पूरे शरीर को रोमांचित कर रही हैं। ये आपके शरीर के एक एक भाग को रोमांचित कर रही हैं। मातृत्व की इन संवेदनाओं को महसूस कीजिए। और अपने आने वाले शिशु को धन्यवाद दीजिए कि पूरी सृष्टि में उसने आपको चुना है। उससे आप कह रही हैं कि आपका इस दुनिया में स्वागत है। जिस वातावरण में आप आ रहे हैं वो बहुत शांत और सुंदर है। उसी तरह वो परिवार जिसमें आप आ रहे हो वो प्रेम से भरपूर है, आनंद और संस्कारों से संपन्न है। हम सभी आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। वो प्रसन्नता का भाव लेके आइए अपने चेहरे पे जब आप उससे बोल रही हैं कि सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। आपके आने से सब लोग घर में जैसे उत्सव का माहौल बन रहा है। सभी लोग आपके आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुझे पता है जिस तरह आप मुझे महसूस कर रहे हो, जिस तरह मैं आपको महसूस कर रही हूँ, उसी तरह आप भी मुझे महसूस कर रहे हो। अपने शिशु की इमेज को अपने मानस पटल पे लेके आइए और महसूस करिए कि आप उसकी छोटी छोटी हथेलियों को देख रही हैं, गुलाबी गुलाबी गालों को देख रही हैं। उसके कंधों को देखिए, उसको स्पर्श करिए, कंधों को, कानों को सहलाइए, उसके छोटे छोटे पैरों को देखिए और अपने शिशु को आमंत्रण दीजिए। जैसे हम स्पेशल गेस्ट को कैसे आमंत्रित करते हैं वैसे हमें उसको आमंत्रण देना है, उसको इनविटेशन भेजिए। उसको अपने जीवन में आने को कहिए और उससे कहिए ये सूर्य, ये चांद, ये सितारे, ये हवाएं और ये रोशनी सब उसका इंतजार कर रहे हैं। उससे कहें कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। पूरी तरह स्वस्थ का एक मीनिंग है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। आपका बेबी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब देखिए आप उसके साथ संवाद कर रही हैं, उसको कहानियां सुना रही हैं और कहानियां ऐसी हैं जिसमें पराक्रम है, शूरवीर की कहानियां हैं, मित्र भाव बढ़ाने की कहानियां हैं, जिससे बेबी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है वो सीखेगा। बहुत धैर्यवान है वो, सभी से मधुर और मीठी बातें बोलता है, बहुत अनुशासित है, सहिष्णु है, ईमानदार है, क्षमाशील है। उसका EQ, IQ और SQ सब बढ़ रहे हैं। आप जो कहानियां सुनाती हैं, उसके जो मॉरल सुनाती हैं, उससे बेबी के EQ, IQ, SQ बढ़ गए हैं। जो भी गर्भवतियां यहाँ पे यदि उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या पहले से तीसरे महीने के बीच में है, वो इमेजिन करेंगी कि उनके बेबी का मस्तिष्क का आधार न्यूरल प्लेट बन रही है। न्यूरो एक्टोडर्म और न्यूरल ट्यूब बन गई है। ये तीनों टेक्निकल मतलब साइंस के शब्द हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि मस्तिष्क का विकास की शुरुआत फर्स्ट मंथ से ही शुरू हो गई है। अभी आपको बहुत सजग रहना, बहुत अवेयर रहना है। जिनका सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि
जो 4th से 6th मंथ के बीच में है, वो महसूस करें कि उनके बेबी की ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील हो रही हैं और उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो 1 मिनट में 250,000 बार न्यूरॉन्स बन रहे हैं। इसीलिए जो न्यूरॉन्स हैं वो सबके लिए एक से हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत यहाँ से हो गई है। और ये न्यूरॉन्स की संख्या आगे जाके महसूस करिए कि जब 6 मंथ में है तो ये डबल मतलब 5,000 न्यूरॉन्स पर मिनट बन रहे हैं। देखिए बेबी के मस्तिष्क में वो न्यूरॉन्स या वो न्यूरल ट्यूब और वो सेल्स बन रहे हैं ब्रेन के, उसके भावनात्मक केंद्र बनने लगे हैं। जो 3rd ट्राइमेस्टर में है, यानी कि जिनका 7वां 8वां 9वां महीना चालू है, वो बहुत सजग होके ये इमेजिन करें कि बेबी की सभी ज्ञानेंद्रियां पूर्ण रूप से कार्य करने लगी हैं, याददाश्त सीखने के केंद्र बन गए हैं। ये समय पे बेबी को आप नई भाषा सिखा रही हैं। जो भी भाषा आप उसको आने वाले समय में सिखा रही हैं, उसके वर्ड को सुनिए। आप इंग्लिश सिखा रही हैं तो इंग्लिश के जो बेसिक है उसको सुनाइए, या मराठी सिखाना चाह रही हैं कुछ मराठी में बोलिए उसके साथ में, और उसका रिस्पांस देखिए, वो रिस्पांस भी दे रहा है उसी लैंग्वेज में। मराठी है, गुजराती है, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, जो भी एक नई लैंग्वेज सिखाना चाहते हो वो जरूर सीखो आप। यदि आप सीखे मतलब जो उसके संवाद करेंगी तो उसमें आपको उसका रिस्पांस समझ में आएगा। बहुत जल्दी ग्रॉस्पिंग है ये टाइम पे। बच्चा 4 प्रकार की भाषाएं सीखने के लिए अवेलेबल है। उसकी योग्यता इतनी विकसित हो चुकी है कि वो 4 प्रकार की भाषाएं सीख रहा है। तो सिखाइए, आपके इमेजिनेशन में सिखाइए, उसको लैंग्वेज सिखाइए। अब जबकि 9 मंथ पूरा होने को है, 36 हफ्ते में मस्तिष्क का आकार बढ़ रहा है। आपका शिशु विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने लगा है। यहाँ इमेजिन करना है आपको, आपकी ड्यू डेट क्या है। डॉक्टर हमको पहले ही दिन बता देते हैं ड्यू डेट क्या है, तो उसको विजुलाइज करना है कि आपकी ड्यू डेट क्या है, और उस डेट को आप अपने सामने कैलेंडर पे देख रही हैं। कौन सा मंथ है, कौन सा डे है, कौन से डेट है, देखिए उसको। आगे पीछे की डेट है तो आप अपने हाथ से देखिए, कैलेंडर को पलटा रही हैं और आपको आपकी डेट दिख रही है। और अभी आप हॉस्पिटल में हैं और आपने उस दिन पे जब डॉक्टर ने आपसे कहा है उस दिन आप बेबी को जन्म दे रही हैं। पेनलेस डिलीवरी है, पूरा डिवाइन वातावरण है, गुरुदेव का आशीर्वाद है आपके पास में। देखिए आपने एक बहुत सुंदर बेबी को जन्म दिया है, और आपके अपने चेहरे की उस खुशी को एंकर कर लीजिए कि जैसे आपको स्वर्ग मिल गया है। बोलते भी हैं कि जब बेबी जन्म लेता है तो माँ का दूसरा जन्म होता है। उसको एंजॉय करिए, आपका बेबी है, आप हो। यहाँ से आप बेबी के साथ में एक नई जर्नी को शुरू कर रहे हो। देखिए आपके इमेजिनेशन में बेबी बड़ा हो गया है, उसके आगे के 5 साल को देखिए, उसके आगे के 5 साल को देखिए कैसे वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और उतना छोटा बेबी भी है और आपको सब लोग बोल रहे हैं अरे वाह कितना आज्ञाकारी है, इसकी आवाज कितनी मधुर है, कितने शांत स्वभाव का है। आज हम कहते हैं कि हाइपर एक्टिव नहीं है बच्चे, उनको आप जैसा भी ढाल रहे हो वही सजेशन आपको देखना है। शांत है, आज्ञाकारी है। आप कैसे उसके साथ में वो समय व्यतीत कर रही हैं। आपने जो 9 महीने में संस्कार दिए हैं, जो कहानियां सुनाई हैं, सब आपको उस बेबी में अभी झलकने लगा है। देखिए वो कितना एंजॉय कर रही हैं आप उसके साथ में। और 5 साल आगे बढ़िए, बेबी स्कूल जा रहा है। और आगे बढ़िए जब वो इसका कॉलेज लाइफ में है,
बहुत अच्छी जर्नी है ये। देखिए आपका बेबी अभी बड़ा हो गया है, उसने अपना कैरियर चुन लिया है। देखिए आप उसको क्या बनाना चाहते हो। आप कोई बिजनेसमैन बनाना चाहते हो, कोई स्पोर्ट्समैन बनाना चाह रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, और वो अपना मुकाम पा चुका है। और वहां जाके वो क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको वर्दीनेस फील हो। आप अभी जब बेबी आपके वूम में है तो ही आप उसका गोल डिसाइड कर रही हो। हम लोग अपनी लाइफ का आधा समय व्यतीत करके भी नहीं मालूम पड़ पाया था कि क्या हमारा एम है। और आपके लिए बहुत अच्छी जर्नी है इस समय। आप उसके माइंड में उसके लिए आप गोल तैयार कर रहे हो कि तुमको आगे आके क्या करना है। इस मानवता को गौरवान्वित करना है। कहते हैं ना कि मनुष्य तन पाया, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पाया। वो इसको चरितार्थ कर रहा है। और सब जगह से आपको एप्रिसिएशन सुनाई दे रहा है कि वाह, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी संतान है। इस प्रसन्नता को लेके अभी आप आपके उम्र के 100वें साल तक पहुंच रही हैं। और इस पूरे फ्यूचर को आपने देखते हुए उसके साथ गई हैं। अब इस फ्यूचर की फीलिंग्स को लेके आप लौट रही हैं। इस फ्यूचर की फीलिंग को लेते हुए आप लौट रही हैं। देखिए आपका बेबी जब कोई मुकाम पा चुका है, क्या करवाना चाह रही हैं आप उससे। तो उसके आसपास कितने अच्छे लोग हैं, टाटाज है, बिरला है, अंबानी है, कोई राजनेता है, कोई स्पोर्ट्समैन है, धोनी है। जो भी आपको चाहिए उन लोगों को देखिए। वो शांति कुंज के कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत क्रियाशील हैं, कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर हैं। आप जिनको मानती हो उनके समीप देखिए। आपका बेबी कुछ किताब लिख रहा है या यूट्यूब पे पोस्ट डाल रहा है, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है, कोई फाउंडेशन बना रहा है। क्या ऐसा कर रहा है जिससे आप आज आपको गौरवान्वित महसूस हो रहा है। क्या आप उसको करवाना चाहती हो, करता हुआ देखिए। धीरे धीरे लौटते आइए आप अपने 14 जुलाई 2021 में। और यहाँ आके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि ये सारी फीलिंग्स के जो कलर हैं वो मेरे लिए हमेशा के लिए बना के रखिए। और मेरा फ्यूचर और मेरे बेबी का फ्यूचर ऐसा ही ब्राइट रखें। और अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक बड़ी हाँ सुनिए। यस, यस, यस। इमेजिन करिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स थैंक्स को आप थैंक्स कह रही हैं। अपनी दोनों हथेलियों को रब करिए और अपने आंखों को स्पर्श कराइए और ध्यान दीजिए कि अभी 90 सेकंड तक आपको सिर्फ आपकी नाक की सीध में देखना है। और जो आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको 90 सेकंड तक खुली आंखों से देखना है। अपने बेबी की और अपनी ब्राइट जर्नी को देखिए, कैसे उसको रिवार्ड्स मिल रहे हैं, कैसे अवार्ड्स मिल रहे हैं, कैसे फैमिली के साथ में है, कैसे नए नए लोगों के साथ में है। वो जो बड़े बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पोर्ट्समैन है, राजनीतिज्ञ हैं। जो आपने अभी तक पूरा फ्यूचर बनाया है उसको आपने 90 सेकंड में देखना है। वो कौन सा काम है जिससे वो आप समाज के लिए समाज आपको आभार व्यक्त कर रहा है कि वाह क्या बढ़िया संतान है आपकी, कितने उसमें संस्कार हैं। सांसों को नॉर्मल करिए और अपने वर्तमान में आइए और आजू बाजू देखिए, रिलैक्स हो जाइए।
थैंक यू एवरीवन। अभी थोड़ी देर तो कुछ भी आप लोगों को बोलने का मन, जैसा जो बोलने का मन कर रहा है मेरे साथ शेयर करिए चैट बॉक्स में। इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा।